बीजाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृस्रं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संज्ञा प्रकरण में कल हमने वर्णों के स्थान आदि का विचार किया है और कौन सा वर्ण कितने वर्णों का ग्राहक होता है इसका भी विचार किया है। व्याकरण जीवन में पढ़ना नितांत आवश्यक है। एक बहुत बड़े विद्वान अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा तुम जीवन में और कुछ कर न पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जीवन में व्याकरण पढ़ना चाहिए। दूसरी विद्याएं नहीं पढ़ पाओ तो कोई ज़्यादा मेरे को खेद नहीं होगा। वो विद्वान थे इसलिए वे व्याकरण की महिमा समझते थे। अब गवार पिता हो तो उसको क्या पता चलेगा। विद्वान पिताश्री थे इसलिए उन्होंने श्लोक के माध्यम से अपने पुत्र को समझाया कि बेटा यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत सकृत। यद्यपि बहुनाधीसे, यद्यपि तुम बहुत नहीं पढ़ रहे हो तो हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरणम, व्याकरण तो आप पढ़ लो, ये मेरी आपको आज्ञा है, प्रार्थना है। इसलिए व्याकरण तुमको पढ़ना चाहिए कि वर्णों का ठीक से उच्चारण हो। स्वजन की जगह पर स्वजन ही बोलो, न कि स्वजन। सकृत की जगह पर सकृत ही, सकृत की जगह पर सकृत ही बोलो, न कि सकृत। और स्वजनो स्वजनो मावुत, सकलम शकलम। सकल की जगह पर सकल ही बोलो, न कि शकल। बोले भगवान कहाँ पर है? बोले शकल में है। अब शकल का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा, एक खंड। तो भगवान एक खंड में है क्या? लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि सुज्ञ हो तो उसके वक्तव्य को श्रवण करके वो हंसेगा कि देखो भगवान को कह रहा है एक शकल में है। तो सकल की जगह पर शकल का उच्चारण न हो, सकृत की जगह पर सकृत का उच्चारण न हो, और स्वजन की जगह पर स्वजन का उच्चारण न हो। इसलिए तुमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ऐसे विद्वान लोग हम जैसे लोगों को देख करके यही कहते कि बेटा बेटी व्याकरण पढ़ो, हाँ? तो उससे ही तुम जो है ठीक से शास्त्र समझ पाओगे। इसलिए व्याकरण में परिश्रम भूरी करना चाहिए, अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए। तो आप सब परिश्रम कर ही रहे हैं, इसलिए और थोड़ा उत्साहवर्धन करने के लिए हमने ये बात आपको कही है। कल आपको गृह पाठ हमने दिया था कि आपने अपने नामों के वर्ण का स्थान आदि का आप सब अभ्यास करें। तो आज हमको नाम के वर्ण के जो स्थान आदि है उसका परिचय श्री अभिषेक जी दे रहे हैं। तो अभिषेक जी आकर के आपने वर्ण नाम में कितने वर्ण है और उसके स्थान आदि कितने हैं उसका परिचय देने जा रहे हैं। तो आ जाइए। 7 वर्ण है, बोलिए। अ का स्थान आदि बताइए। अकार, अकार का स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, बाह्य प्रयत्न संवारनाद भूष,
प्राण है अल्प प्राण। सुंदर। बकार, बकार का स्थान ताल औष्ठव, आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श, बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष, प्राण है महाप्राण। इकार, इकार का स्थान तालु, आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष, प्राण है अल्प प्राण। शकार, शकार का स्थान मूर्धा, आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत, बाह्य प्रयत्न है विवार श्वास घोष, प्राण है महाप्राण। इकार, इकार का स्थान कंठ तालु, आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष, प्राण है अल्प प्राण। ककार, ककार का स्थान है कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, बाह्य प्रयत्न है विवार श्वास घोष, प्राण है अल्प प्राण। अकार, अकार का स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष, प्राण है अल्प प्राण। वाह वाह वाह, करताड़न से स्वागत। बैठिए। बहुत बिल्कुल आज वृत्ति भी याद करने के लिए कहा था, तो वृत्ति का कल एक ने उच्चारण करके दिया था, कंठस्थ करके दिया था। आज श्री जैनेश जी ये भी वृत्ति कंठस्थकरण दे रहे, तो इनका वृत्ति कंठस्थीकरण सुनेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र की वृत्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत्यद्रव्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिथसवर्णसंज्ञं स्यात्। ऋग्विवरणयोर्मिथ सावर्ण्यं वाच्यम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमङ्गणनानां नासिका च एदेतौ कण्ठतालु ओदौतौ कण्ठोष्ठं वकारस्य जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नोद्विधा आभ्यन्तरबाह्यश्च आद्यः पञ्चदा स्पृष्ट इसस्पृष्ट इसद्विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्वर्सानाम् इषस्पृष्टमन्तस्थानाम् इषद्विवृतमुष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णप्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव बाह्यप्रयत्नस्वेकादशधा विद्वार संवार श्वासोनादो घोषो घोष उपप्राण महाप्राणदातानुदातस्वरितश्चेति खरो विवार श्वास अघोषाश्च हसत्संवारनाद अघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमायणश्चाल्पप्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणः कादयो मावसानस्पर्शाः यणोन्तस्थाः अचस्वराः अक्ख अक्ख इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशजिह्वामूल्यः अप्प अफ्फ इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपद्मानीयः अम् अह इत्यच्च परानुस्वार विसर्गौ। वाह वाह, बहुत सुंदर। थोड़ा सा उच्चारण में और सावधानी रखनी पड़ी। कई जगह पर जैसे ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठव, वहाँ पर और भी कुछ स्थान है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए आप। हाँ, उच्चारण बहुत सुंदर आपने एक साथ सब बोल दिया है, अच्छा मेहनत किए। अब हम सवर्ण ग्राहक जो सूत्र है उसके कुछ उदाहरण आदि देखने का प्रयास करते हैं। अनुदित सवर्ण से सूत्र सवर्णियों का क्या है, ग्राहक है। और सवर्णी वर्ण कितने हैं, 12 है। अन प्रत्याहार में यद्यपि 14 वर्ण आते हैं, लेकिन 12 ही वर्ण सवर्णी के ग्राहक होते हैं। तो ये आपने कल देखा था विशेष रूप से। तो उदाहरण दिया था इको एनची। इको एनची सूत्र में विधीयमान कौन है और अविधीयमान कौन है। इको एनची में इक क्या है और अच अविधीयमान और यन विधीयमान। तो इन प्रत्याहारों के अंतर्गत अन प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा वर्ण किस वर्ण का बोधक होगा। तो यहाँ पर निर्णय किया था हमने कि यन जो है वह विधीयमान है और इक अविधीयमान है, अच अविधीयमान। तो इक से कितने वर्णों का ग्रहण होता है, 66 वर्णों का ग्रहण होता है। और यन से 4 वर्ण का, और अच से 132 या फिर 162, 132 या 162 वर्ण का ग्रहण होता है। क्योंकि रीढ़ी के 30 भेद होते हैं,
यदि री और ली के अलग अलग 30-30 भेद ग्रहण करेंगे तो 162 हो गए, और केवल री के ही भेद ग्रहण करेंगे तो कितने भेद हो जाएंगे? 132 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस उदाहरण में आपको समझना है कि यहाँ इक जो है अविधीयमान है, अच भी अविधीयमान है, तो आपने सवर्णी का ग्राहक है, और यन विधीयमान होने के कारण वह आपने सवर्णी का ग्राहक नहीं है। इसमें य व र ल रेफ का तो कोई सवर्णी है ही नहीं, लेकिन य व और ल का सवर्णी है, किंतु यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा। अनुनासिक अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का बताया था। इसी प्रकार उदित के लिए क्या उदाहरण दिया था? चोहकु। चोहकु सूत्र में आप देख रहे हैं चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है। ये जो चो हो लिखा है षष्ट्यंत है ये, और कु है प्रथमांत, तो ये चू माने क्या है? ये उदित ही है, और कु ये भी उदित है, तो केवल चू कह देने से चवर्ग का ग्रहण हो जाएगा। ये है अविधीयमान और ये है विधीयमान। तो उदित चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों दशा में वो अपने सवर्णी का ग्राहक हो जाता है। जो अप्रत्यय विशेषण है वो अन के साथ जुड़ जाता है, उदित के साथ नहीं जुड़ता है। उदित चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों अवस्था में वो अपने सवर्णी का ग्राहक हो जाएगा। कु कहते कवर्ग पूरा ले लेंगे, और चू कहते थे चवर्ग का ग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कल हमने इसके उदाहरण देखे थे। अब ये आप समझ ही गए हैं। यदि आप समझ गए हैं तो दूसरे को समझा दीजिए, नहीं समझे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, और प्रयास करने के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप पूछ लीजिए, दोबारा आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अब कल एक संज्ञा सूत्र हमने देखा था, परः सन्निकर्षः संहिता। ये परः का अर्थ होता है पर वाला वर्ण, उसका सन्निकर्ष, उसकी संहिता संज्ञा हो। पिपर्तीति परः, पिपर्तीति परः, प्री पालन पूर्णयो धातु से पर शब्द बनता है। सन्निकर्ष में कृष विलेखने धातु है, सम उपसर्ग नि उपसर्ग पूर्व सन्निकर्ष। तो सन्निकर्षणम सन्निकर्षः, संहिता संधानम संहिता, मेल को संहिता कहते। समपूर्वक धा धातु से संहिता शब्द बन जाता है त प्रत्यय करने के बाद। संहिता माने मिलाने को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो यहाँ पर सन्निकर्ष शब्द का अर्थ आप समझते हैं, सन्निकर्ष का मतलब संयोग होता है। क्या होता है? संयोग। लेकिन यहाँ पर वस्तुतः सन्निकर्ष का अर्थ संयोग नहीं ले सकते, क्योंकि जो वर्ण आप बोल रहे हैं उसका संयोग हो ही नहीं सकता है। जैसे गौ शब्द आपने बोला, गो बोलते ही वो नष्ट हो जाता है, दूसरा ओकार आ जाता है। तो ओकार के उच्चारण करते समय गकार रहता है क्या? नहीं रहता है, तो उसका संयोग कैसा होगा? तो यह सन्निकर्ष एक बुद्धि परिकल्पित वर्णों का पौर्वापर्य है। वर्णों का क्या है? पौर्वापर्य, पूर्व और उत्तर भाव। तो वर्णों की जो अत्यधिक सन्निधि है उसकी क्या संज्ञा है? संयोग संज्ञा। तो वर्णों का जो सामीप्य सन्निधि उसकी संयोग संज्ञा है। तो वो वर्णों का जो सानिध्य है, सामीप्य है, वो कितनी नज़दीकी उसकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कल समझाया था अर्धमात्रा अधिक व्यवधान राहित्यम। देखिए यार, संहिता शब्द का अर्थ क्या है लिख लीजिए। अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान राहित्येन पौर्वापर्य स्थापनम। अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान राहित्येन पौर्वापर्य स्थापनम संहिता। ये संहिता की व्याख्या है। अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान राहित्येन
पौर्वापर्य स्थापनम संहिता। जैसे उदाहरण कल दिया था हमने आपको सुधि उपास्य, क्या उदाहरण दिया था? सुधि उपास्य। तो अब इस सुधि उपास्य के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा व्यवधान होता है कि नहीं? तो वो व्यवधान कितना होता है? अर्ध मात्रा का। हाँ, अर्ध मात्रा से अधिक व्यवधान नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि भाई कोई व्यक्ति यदि द्रुत गति से बोल रहा है, बोलने के 3 प्रकार होते, द्रुत गति से बोलना और मध्यम गति से बोलना और विलंबित गति से बोलना। तो कौन से गति में आप संहिता संज्ञा करेंगे? एक श्लोक है, अभ्यासार्थे द्रुतावृत्तिर मध्या वै चिंतने स्मृता शिष्याणाम उपदेशार्थम वृत्तिर इष्टा विलंबिता। जब आप अभ्यास कर रहे हैं उस समय द्रुत वृत्ति होनी चाहिए। श्लोक का जब उच्चारण कर रहे द्रुत बोले, अभ्यास कर रहे हैं ना आप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। लेकिन चिंतन कर रहे तो उस समय इतनी स्पीड से करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चिंतन कर रहे तो उस समय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, चिंतन करते समय थोड़ी मध्यम गति रखनी पड़ेगी। और शिष्य को यदि पढ़ा रहे हैं तो उस समय तो इससे भी कम करना पड़ेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतनी विलंबित गति होगी तो शिष्य समझ पाएगा। और पहली बार शिष्य आया और शुरू कर दिया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोलो जल्दी। वो बोलेगा गुरुजी तो शब्द ही नहीं निकल रहे। तो द्रुत गति हो, मंद गति हो अथवा मध्यम गति हो, 3 प्रकार की गति है। उसमें अर्ध मात्रा से अधिक व्यवधान राहित्येन जो पूर्वापर्य वर्ण का जो स्थापन है उसको हम संधि कहते। यहाँ पर कोई शीघ्र बोले, कोई मध्यम गति से बोले, कोई विलंबित गति से बोले, उसमें आधा मात्रा का व्यवधान होना चाहिए। माने आधे सेकंड का क्या होना चाहिए? व्यवधान हो जाना चाहिए। और वो अपने आप हो ही जाता। उच्चारण करते समय आप इतना तो सट करके नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा व्यवधान वर्णों में आ जाता है। तो ये पौर्वापर्य रूप से जो वर्ण का स्थापन है इसकी क्या संज्ञा है? संहिता संज्ञा। ध्यान रखेंगे, संहिता संज्ञा में बाद में कोई वर्ण होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल पूर्ववर्ती भाग की भी संहिता संज्ञा हो सकती है, उसके लिए बाद में कोई वर्ण होगा तभी होगा, ऐसा नहीं। जैसे वावसाने सूत्र है, पद के अंत में वहाँ पर चर हो जाता है, वो संहिता के अधिकार में है। ऐसे कुछ सूत्र होते हैं जो संहिता के अधिकार में केवल एक तरफ ही जो है कार्य करते हैं। तो एक पूर्व भाग में भी केवल संहिता हो सकती है। यहाँ पर दोनों भाग में, पूर्व और पर, दोनों भागों को लेकर के संहिता संज्ञा, तभी सुधि उपास्य में संहिता संज्ञा हो जाती। तो इस संहिता संज्ञा को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चाहे द्रुत उच्चारण हो, चाहे मध्य हो, चाहे विलंबित हो, उसमें अर्ध मात्रा से अधिक काल व्यवधान नहीं होना चाहिए। संयोग, अब संहिता संज्ञा, संहिता का ही दूसरा पर्यायवाचक शब्द क्या है? संधि। संधि इसी को ही कहते, संहिता संधि पर्यायवाचक शब्द है। अब आ रहा है संयोग संज्ञा। हलोनन्तराः संयोगः, हलः इति षष्ट्यन्त प्रथमान्त बहुवचनम्, अनन्तराः प्रथमान्त बहुवचनम, संयोगः हाँ प्रथमांत एक वचन। संज्ञा सूत्र है तो संज्ञा सूत्र प्रायः प्रथमांत में ही रहते हैं। हल में जाति की विवक्षा से बहुवचन किया है। जाति की विवक्षा में कभी एक वचन भी हो जाता है, कभी बहुवचन भी हो जाता है। तो आप विभक्ति परिचय प्राप्त कर चुके हैं। हलो अनंतरा में एक संधि है। कौन सी संधि है?
अतोरोर प्लुतात् प्लुते से उत्व हो जाता है, फिर गुण होकर के एंग पदांतादति से पूर्व रूप हो जाता है। अवग्रह आ गए ना, सोहम कोहम आदि में जिस प्रकार होता है, तो पूर्व रूप संधि है एक, और अनंतराव संयोग के बीच में विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो गया, किस सूत्र से? वाशरी, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करता है। अब इसमें एक पद सामासिक है, वैसे संयोग भी सामासिक ही है। संयोग शब्द का क्या अर्थ है? संयुज्यन्ते वर्णा अत्र इति संयोग। संयोग उस वस्तु को कहते हैं जिसमें वर्ण को मिलाया जाता है, मेल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो कैसे वर्णों को मिलाया जाए? तो दूसरे पद से समझाया, अनंतराः न विद्यते अंतरम एषां ते अनंतराः। अन्य वर्ण काल से शून्य हो, अन्य वर्ण का काल बीच में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जो हल वर्ण है, अब हल से भिन्न वर्ण कौन से है? अच, स्वर है, वो स्वर नहीं होनी चाहिए। या न विद्यते अंतरम, अंतर शब्द का अर्थ है अन्य वर्ण काल शून्यत्वम। अंतर शब्द का अर्थ है छिद्रम, बीच में व्यवधान। व्यवधान तो सजातीय से होता है, विजातीय से होता है? विजातीयों से होता है, सजातीयों से नहीं होता है। बकरी में बकरी चर रही तो क्या दिक्कत है, लेकिन बकरी में यदि एक आधा कुत्ता घुस जाए तो तकलीफ हो जाए कि नहीं? बकरियां ठीक से चर नहीं पाई। तो व्यवधान हमेशा किससे होता है? विजातीय से होता है। तो हल है सजातीय और अच क्या है? हल के लिए विजातीय है। तो हल के बीच में अच का उच्चारण न हो, तो ऐसे व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। अच के व्यवधान से रहित जो हल है, उस हल की क्या संज्ञा है? संयोग संज्ञा है। तो वो हल कितने होने चाहिए? दो कम से कम होनी चाहिए। एक की संयोग संज्ञा नहीं होती है। संयोग संज्ञा कितने वर्ण की होती है? दो वर्ण की होती है। कम से कम दो वर्ण होने चाहिए, या फिर दो से अधिक 3, 4, 5 वर्ण भी हो तो उसकी भी संयोग संज्ञा हो जाती है। अब ये संयोग संज्ञा जिस वर्ण की हो रही, ऐसे पूरे समुदाय की, पूरे पद की संयोग संज्ञा हो जाती है। आगे जब आप शुद्ध उपा से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जैसे आप देखेंगे एक उदाहरण है, इंद्र शब्द है। क्या शब्द है? या उष्ट्र शब्द है। अब इंद्र में संयोग संज्ञा किसकी है? न द र, ये संयोग है, तो उसकी संयोग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर वैयाकरणों का मत है कि भाई जहाँ जिस पद के अंत में यदि संयोग है तो पूरे पद को ही क्या माना जाए? संयोग माना जाए, ऐसा एक मत है। तो अभी तो आप यही समझिए कि दो या दो से अधिक जो व्यंजन है उनकी क्या संज्ञा है? संयोग संज्ञा, यदि वे अच से रहित है। अब यहाँ देख रहे हैं न, द और र, इनके बीच में कोई अच है क्या? कोई अच नहीं, तो उनकी संयोग संज्ञा। उष्ट्र में देख रहे हैं आप श, ट, र, इसमें भी कोई जो है आज का व्यवधान है ही नहीं, तो उसकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। आया समझ में? देखेंगे वृत्ति में, ध्यान दीजिए। अच भी रव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अच भी, अचों के द्वारा व्यवधान रहित हलः, हलः माने हल व्यंजन, उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण और समझिए आप। एक उदाहरण है कार्त्स्नियम। कार्त्स्नियम का क्या अर्थ होता है? संपूर्णता। कार्त्स्नियम ऐसा है। एक शब्द कृत्स्न, ये कृत्स्न का अर्थ होता है
संपूर्ण, और कार्त्स्नियम का क्या अर्थ होता है? संपूर्णता। ये दोनों, ये कृष्ण से ही बना है कार्त्स्निय, तद्धित वृत्ति है। अब इसमें आप देख रहे कितने व्यंजनों का संयोग है? क्या क्या? कितने व्यंजन आ रहे हैं? 5 व्यंजन है। 5 व्यंजनों की संयोग संज्ञा है। इतने व्यंजन की संयोग संज्ञा वाला ऐसा और कोई पद नहीं मिलता है। इसमें ही केवल 5 वर्ण, 5 से अधिक वर्ण संयोग वाले ऐसा पद कहीं मिलता नहीं, केवल यही एक पद है। तो इसमें 5 वर्ण की क्या संज्ञा है? संयोग संज्ञा। अब इसमें बीच में आप देख रहे कोई स्वर है ही नहीं, स्वर का व्यवधान नहीं है ना, तभी इन 5 वर्णों की र त स न की संयोग संज्ञा है। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए आप, मध्वरी ही शुद्धि उपास्य, तो यहाँ ध य की संयोग संज्ञा हो जाती है। तो आगे जब हम संधि करेंगे तब उस समय इस संज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी। आस्य रहित जो हल वर्ण है उनकी क्या संज्ञा हो? संयोग संज्ञा हो। इसके बाद अब एक अंतिम संज्ञा दे रहे इसमें, सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम प्रथमांत एकवचनम, पदम इति प्रथमांत एकवचन। तो 2 पद आ गए सूत्र में। प्रथम जो पद है वो सामासिक है, उसमें समास है। सुप्च तिंच इति सुप्तिंगौ, ये तिंग, यहाँ पर कौन सा समास हो गया? इतर इतर द्वंद्व। और फिर बहुरी करेंगे, सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिंगंतम। ये जो अंत पद है यहाँ पर द्वंद्व समास के अंत में सुनाई दे रहा है, तो इसका अन्वय आप दोनों के साथ करेंगे। सुप के साथ करिए और तिंग के साथ करें। सुप के साथ करेंगे तो प को ब हो जाता है झलाम जशंते से, तो रूप क्या बनता है? सुबंत। और तिंग के साथ जोड़ेंगे तो तिंगंत, ऐसा बन जाता है। तो सुबंत और तिंगंत की पदम स्यात्, माने पद संज्ञा हो। आ रहा है समझ में? कोई कठिनाई नहीं, थोड़ा समास को आप तैयार कर लीजिए। अब इस समय यदि आप समास नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा ग्रहण करने में, समझने में क्लेश होता है, लेकिन लिख लीजिए, अब याद कर लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। वृत्ति में स्पष्ट किया हुआ है, सुबंतम तिंगंतंच पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा हो। पद संज्ञा बहुत ही उपकारक संज्ञा है। जब तक हम किसी शब्द को सुप और तिंग नहीं लगाते हैं तब तक वह शब्द पद नहीं बनता है। और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा कि अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द का प्रयोग न करे। संस्कृत में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। धातु हो अथवा कोई शब्द हो, जैसे एक धातु है, पठ धातु है, हाँ? या कोई एक शब्द ले लीजिए, ये राम है। अब कोई जो है आया और बोला पठ, अब पठ केवल पठ बोला, कोई उसमें प्रत्यय लगाया ही नहीं। तिंग आदि में जो 18 प्रत्यय कोई लगाया, पठ बोला, तो वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। और राम के साथ भी कोई प्रत्यय लगाया नहीं, केवल राम बोल दिया, तो क्या होगा? अशुद्ध हो। उसके साथ कोई आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा, सु औ जस भ्याम आदि कोई लगाना पड़ेगा, तभी उसका आप प्रयोग कर सकते। सुप और तिंग को लगाए बिना शब्द का प्रयोग करना व्याकरण में अत्यंत अपवित्र माना गया है। म्लेच्छतवई वही अपभाषितम, जैसे म्लेच्छ लोगों की भाषा अत्यंत अपवित्र होती है, बोलते समय 2-4 गाली तो खिसका ही देते हैं, तो उनकी भाषा बहुत अपवित्र रहती है। सुनना भी अपवित्र, बोलना भी अपवित्र।
व्यक्ति को बोलना कैसा चाहिए? जो शिष्ट लोग बोलते वैसा बोलना चाहिए। जो गंदे संदे लोग बोलते हैं, हंसी मजाक दूसरे को हंसाने के लिए उटपटांग कुछ बोलते रहते, तो प्राय आजकल लोग उसी का ये नकल करते, अनुसरण करते कि वो कैसा दूसरे को हंसाने के लिए उसकी जो मजाक उड़ाता है, तो वैसा बोलते, लोगों को लगता यही सही है तो वैसा ही बोलते रहते। वैसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा शुद्ध बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, जिससे सुनने में भी अच्छा लगे। शिष्ट लोग जैसा बोलते वैसा बोलना चाहिए। जो मूर्ख लोग, गवार लोग, अब वो हंसी मजाक करते, फिर हम उसी के अनुसार बोलते रहते। तो इसमें सावधानी रखनी चाहिए। वो म्लेच्छ के समान होता है, वैसा नहीं बोलना चाहिए। म्लेच्छ लोग अपवित्र रहते, उनकी भाषा भी अपवित्र है। तो संस्कृत में बिना तिंग और बिना सुप लगाए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। फिर आप कहेंगे कि सुप कौन से है और तिंग कौन से? सुप कितने बताए गए हैं? 21। और तिंग कितने बताए? 18 बताए। सुप किसको याद है? याद है? 21 प्रत्यय याद है पूरे? नहीं, सुप कौन से होते हैं? सुप एक प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा बनता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण पकार है, 21वां प्रत्यय, और आदि सु दोनों को मिला दिया, सुप प्रत्याहार बन गया। तो सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्याहार है? 21 प्रत्याहार है। याद है आपको? ऐसा नहीं, मजबूत याद है? बोलो जैसा भी। ऐसा याद होना चाहिए। और तिंग किसको याद है? बोलो तिंग। थोड़ा पास में बिठा करिए तो ठीक रहेगा सुनने में, इतना दूर बैठने से नहीं होगा। तो ये है तिंग। ये जिसके अंत में लगे रहते उसको क्या कहते? सुबंतम तिंगंतम। तो उसकी पद संज्ञा हो जाती है। जैसे पठति, गच्छति, शृणोति, इसके अंत में तिंग लगा हुआ है। रामः, रामाभ्याम, रामस्य, रामेषु, इसके अंत में सुप लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उसकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। बिना सुप और तिंग लगाए किसी शब्द का प्रयोग न करे, ये व्याकरण का विशेष नियम, ध्यान रखें। तो आप पद संज्ञा आप समझ गए। कई बार ऐसा होता है शब्द तो दिखाई देता है, उसमें सुप और तिंग दिखाई नहीं देता है, तो उस समय आपको भ्रम होगा कि अरे इसमें तो तिंग लगाया है नहीं, सुप लगाया। वहाँ लगाया रहता है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है आपको समझ में आएगा। जैसा मैंने कहा पठ, क्या बोला? तो अब इसमें कोई तिंग जैसा आपको लगता है, इसमें है ही नहीं, लेकिन इसमें तिंग लगा हुआ है। ये ठकार के बाद जो आकार है ना, उसमें तिंग छिपा हुआ है। वो देखने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। कई चीज़ ऐसी होती तो है लेकिन दिखती नहीं, लेकिन थोड़ा सा मंत्र छोक मार दिया, आहा बिल्कुल है, हमने देखा है, बिल्कुल अनुभव किया, ऐसा बोलते व्यक्ति। कई बार डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारे ब्लड में जो है क्या हो चुके हैं? बैक्टीरियाज हो चुके हैं। वो कहता मेरे को तो कोई दिखाई नहीं देते। तो वो क्या करता है, कांच ले आ जाता है और वो ब्लड सामने रख करके दिखाता है कि देखो, हाँ बिल्कुल सही, आप देखा मैंने बराबर, बोलता है कि नहीं। तो कुछ विधि से यदि हम जो चीज़ है उसको देख लेते हैं तो हमको दिखाई देती है, और कुछ विधि ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि यार क्या करें, हवा तो है ही नहीं। अरे हवा को देखने के लिए आपको थोड़ा बदन खुला तो रखना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा। और बदन को पूरी कंबल लपेट दिए, फिर कहते हवा नहीं है, तो आपको कैसी फील होगी? फील करने के लिए थोड़ी तो कंबल हटानी पड़ेगी, तभी फील होगी। तो व्याकरण में भी कई जगह पर यदि आपको सुप तिंग दिखाई नहीं देता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह है ही नहीं, वह रहता है, लेकिन वो थोड़ा सुप्त रूप से रहता है।
तो इस प्रकार ये पद संज्ञा का निरूपण हो गया। अब संज्ञा प्रकरण यहाँ पूर्ण हो जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी छोटा ग्रंथ होने के कारण कुछ ही संज्ञा यहाँ पर दी है। आगे आज संधि और हल संधि आदि में भी कुछ संज्ञा दी, गुण संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, टी संज्ञा है, वो आगे आने वाली है। तो इसमें अभी तक कितनी संज्ञा हो गई है उसका आप सब लोग विचार कर लीजिए अभी। हाँ, सारी संज्ञाएं कितनी संज्ञा प्रकरण में दी है, इसको आप तैयार करके आ जाना कल। इति संज्ञा प्रकरणम, इस प्रकार संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। संज्ञाया प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरण। संज्ञा का अर्थ होता है जिसके द्वारा हम वस्तु को पहचानते हैं, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। हाँ, ज और य का यहाँ पर संयोग है, संज्ञा शुद्ध उच्चारण है। कोई लोग संज्ञा कह देते तो संज्ञा भी चलेगा, लोक में ज़्यादा प्रचलित है इसलिए। प्रकरणम, प्रकरण शब्द का क्या अर्थ है? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। ये प्रकरण शब्द की भी व्याख्या आप याद करके आ जाइए। और अपना जो होमवर्क दिया है, अभ्यास दिया है, तुल्यास प्रत्यय सवर्ण की वृत्ति याद करना है। अपने नामों के अंदर जो वर्ण है उनके स्थानादि भी तैयार कर लेना है। सबको इसका जो है लाभ दिया जाएगा। वृत्ति कंठस्थकरण सुनने का लाभ और नाम के स्थान आदि के सुनने का भी लाभ सबको मिलेगा। सबको एक दूसरे को सुनाएंगे तभी तैयार हो पाएगा। अब कल से हम, कल तो अष्टमी है, परसों से हम अब आज संधि आरंभ करें। हाँ, कुछ अभ्यास संज्ञा प्रकरण का करके फिर आज संधि आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।